how are you? Today I will solve the next question of exercise 8.1. Okay, last lecture I have explained question number 1 and 2. In this lecture we will solve the next question 3, 4, 5. Okay, so third question is, if sine 3 by 4, calculate cos A and tan A. क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस चेंज लग रहा है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका काम बना बनाया एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरी डिफरेंट टाइप का है। क्लियर है ना? स्ट्रक्चर दूसरी टाइप का है, बट जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सिस्टम होगा वो सेम होगा। तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, एक रेशियो आपको दिया गया और अनदर टिग्नोमेट्रिक रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, कॉस ए और टैन ए का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं ना, बिना फिगर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और फिगर को बनाओ तो ध्यान से इस चीज़ों को देखना है। ठीक है ना? क्या चीज़ देखना है बच्चों? देखो यहाँ पे साइन ए दिया है 3/4, यानी एक्यूट एंगल ए का यूज़ किया गया है, तो हम ए को यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, वहाँ पे बोल रहा था कि ABC ट्राइंगल है, ऐसा कुछ है ना। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है उसके साथ जो एंगल दिया रहता है वही एक्यूट एंगल होता है। तो हम ए को यहाँ कर ले रहे हैं और अपने मन से कुछ भी BC यहाँ कर देते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, BC PQ कुछ भी। ठीक है ना? तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब हमको ये बताइए, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसका वैल्यू क्या होता है? उसका फॉर्मूला यही होता है ना, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका मतलब ये जो साइन दिया गया है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ये क्या है? ये परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया और ये हाइपोटेनस का वैल्यू हो गया। ए ना, बात है समझ में? तो हम लोग क्या समझते हैं कि ये जो 3/4 दिया गया है, ये 3 आपका परपेंडिकुलर है, 3 यहाँ पे हो जाएगा और 4 ये वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है ना? परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस में ट्रिक बताया था, PBP अपान HHB, यही होता है ना ट्रिक। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो इट मीन्स आपके पास दो साइड पता हो गया, एक 3 हो गया, एक 4। अब आपको ये AB वाला लाना है, तो पहले हम AB ला देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तभी ना कॉस ए और टेन ए का वैल्यू लाना होगा। क्यों? क्योंकि कॉस में बेस का ज़रूरत है और टेन में भी बेस की ज़रूरत होगी। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन आप लोग यहीं से लिखोगे, है ना? क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो यहीं से होगा। क्लियर है? साइन ए इज इक्वल टू 3/4 हो गया। अब चलिए बाय अप्लाइंग पाइथागोरस, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस, है ना? तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? ऐसे ऐसे करते हैं ना, AC² इज इक्वल टू BC² प्लस AB²। क्लियर है? इतना बात समझ में आया? तो आपको ए बी लाना है, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा AB² इज इक्वल टू ABC उस साइड ट्रांसपोज हो जाएगा, AC² माइनस BC²। क्लियर? थोड़ा सा मैं डिटेल में कर दे रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? तो AC का वैल्यू आपके पास है 4, 4 4 जा 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 3 3 जा 9, मीन्स ये वैल्यू हो जाएगा 7। अब आपको लाना था AB, क्या लाना था? AB इज इक्वल टू √7, स्क्वायर रूट ले लेंगे, AB² का AB हो जाएगा और 7 का √7 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको AB मिल गया, AB इज इक्वल टू √7। अब बहुत सिंपल, अब तो हो जाएगा आराम से। अब आपसे बोला जा रहा है क्या चीज़? कॉस, है ना? देयरफॉर कॉस ए इज इक्वल टू फार्मूला होता है क्या चीज़? यहाँ पे देख सकते हैं आप, बेस अपन हाइपोटेनस। तो बेस अपन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? बेस √7 और हाइपोटेनस क्या है इसका? 4 है। एंड सेकेंड है tan ए इज इक्वल टू लाना है, tan इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? 3 अपन √7। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके।
ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 वाला। 4 वाला जो है 3 से थोड़ा सा बस डिफरेंट है, ठीक है ना, बताइए समझ में। 4 वाले में क्या है कि यहाँ पे देखो 15 दिया, 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, और 3 वाले में क्या था, ये 15 इस साइड था। तो जब आप 15 को इस साइड करेंगे तो ये जो तीसरे क्वेश्चन जैसा बन जाएगा ना। तीसरे क्वेश्चन में क्या था, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 था ना, तो 4 को इधर कर दोगे, इस साइड कर दोगे, तो ये 4 क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस 15 को ट्रांसपोज कर लेंगे, क्लियर है। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 है ना, तो हम लोग 15 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, क्लियर है। 8/15 क्लियर हो गया। अब फिगर को हम लोग ड्रा कर लें। फिगर ड्रा करने का मेथड वही मैं बताया था, ठीक है। ए दिया है एक्यूट एंगल, तो ए यहाँ रख लेते हैं, बाकी बी और सी को यहाँ कर लेते हैं, क्लियर। तो अब देखो कॉट ए इज इक्वल टू होता क्या है, तो फार्मूला बताया गया था PBP HHB। कॉट का होता है क्या, tan का रिवर्स होता है, ये tan का ना, तो tan का इन्वर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। मीन्स हो जाएगा B/P, क्लियर है, B/P। P/B किसका होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है tan का, और tan का इन्वर्स होता है कॉट। तो इसका जब हम लोग उल्टा कर देंगे, B ऊपर चला जाएगा, P नीचे, तो ये जाएगा B/P, क्लियर है, समझ में आ रहा है इन बात। तो ये जो वैल्यू दिया इसका मतलब ये 8/15 ये किसका वैल्यू है, ये बेस का है। तो बेस आपका यहाँ पे हो गया, क्यों, क्योंकि एक्यूट एंगल ये हो गया, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 15 आपका। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग को लेना क्या है, ये एक साइड अननोन है, इसी को लाना है। तो हम लोग लिखते हैं नाउ, बार बार पाइथागोरस नहीं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² मीन्स AC² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AB का वैल्यू 8 × 64 प्लस ये 15 का हो जाएगा 225 इज इक्वल टू हो जाएगा 289, क्लियर, इतना समझ में आ गया ना। स्क्वायर रूट हो जाएगा क्या, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 17, तो ये वैल्यू आ गया आपका 17। अब आपसे जो पूछा जा रहा है आप कैलकुलेट कर लो, साइन पूछा जा रहा है और सेक पूछा जा रहा है, साइन और सेक। नाउ साइन, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैं लेटर राइट कर रहा हूँ ना, साइन SIN की साइज इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि S को कैपिटल कर दिया और बाकी IN को स्मॉल, नो। तो इस चीज़ को ध्यान देना आप लोगों को। साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, P/H, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो 15/17 ये हो गया साइन। और दूसरा क्या है आपका, सेक पूछा जा रहा है, सेक। सेक इज इक्वल टू, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है ना, B/H कॉस का होता है, और H/B क्या हो जाएगा, H/B क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। हमने पिछले वीडियोस में सब कुछ बताया था कि कौन किसका इन्वर्स होता है, ठीक है। तो कॉस का इन्वर्स क्या होता है, सेक। तो कॉस का वैल्यू यहाँ पे सामने दिख रहा है, इसका उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, H/B। या फिर ये भी तरीका है कि आप HHB अपान कर लो और PBP कर लो, है ना। ये शुरू के हैं जो ऊपर के, ये हो जाएगा साइन अपान कॉस, ये साइन का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, साइन कॉस टैन। अब ये बाकी 3 बच रहा है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो बाकी 3 का हो जाएगा क्या चीज़, पहला हो जाएगा कोसेक हो जाएगा, दूसरा सेक हो जाएगा, तीसरा कॉट हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका H/B। H/B मतलब हाइपोटेनस अपान बेस। तो 17 अपान कितना हो जाएगा, 8। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना बच्चों। तो यही आपको लाना था, ओके। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग समझेंगे तो बहुत ही सिंपल है, टफ नहीं है, क्लियर। और आपको ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। वो कभी कभी 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं, थोड़ा सा इसी में बढ़ा देगा तो बहुत आसानी से आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो कैलकुलेट ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बहुत ही सिंपल है, हलवा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। तो फिगर पहले बना लो, ठीक है। अब यहाँ पे ABC नहीं रखा हुआ है, यहाँ पे थीटा रखा हुआ, तो मान लेते ये थीटा है, ठीक है ना। आप फ्री हो,
और जब आपको कोई कंपल्सरी नहीं दिया गया, कोई गिवन नहीं है, अपने से लेना, तो आप हमेशा नीचे वाला लिया करो, तो ताकि उसके सामने वाली जो साइड वो परपेंडिकुलर रहेगी तो अच्छा भी लगेगा ना, सिंपल भी रहेगा। अभी यहाँ पे आप थीटा रख लोगे तो अपोजिट साइड यहाँ परपेंडिकुलर रहेगा, जैसे लग रहा है ये बेस है, तो थोड़ा रॉन्ग होने का आप लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। तो ऐसे जगह रखा करो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोचना भी ना पड़े, सीधे सामने वाली जो साइड दिख रही है वो परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो ये आपका मान लो हो गया, ये ABC हो गया। अब देखो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है ना। मैं रॉन्ग स्पेलिंग लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन। क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। इट मीन्स ये फिगर में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 13/12 होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है हाइपोटेनस अपान बेस होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा फार्मूला, ठीक है ना। PBP और अपान HHB ये होता है। इसी का जब हम लोग उल्टा करते हैं, साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, ये टेन का हो गया, अब इसी का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज़, HHB अपान PBP। क्लियर है। तो देखो ये हाइपोटेनस अपान बेस हो गया ना, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब पाइथागोरस से ये वैल्यू 5 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC में, है ना, बहुत सिंपल आ जाएगा फट से, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। AC² इज इक्वल टू BC² माइनस, ठीक ना। ये माइनस कैसे आया अब आपको समझना होगा। क्लियर है। थोड़ा सा अपने दिमाग पे प्रेशर रखो, आ जाएगा, इसको मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 माइनस ये 12 सा 144। क्लियर बच्चों। तो मिल गया आपको क्या चीज़, ये 25 मिल जाएगा। मीन्स AC² इज इक्वल टू ये आ गया, सो दिस इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू हो जाएगा 5। इतना बात समझ में आ गया। जब ये 5 हो गया तो ये वैल्यू देखो 5 आ गया ना, पहले ही मैं बता दिया बिना कैलकुलेशन किए ही। अब आपसे बोला जा रहा है कि कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो चलो ऑल लाना है, सिंपल है। नाउ साइन थीटा, अब आपको थीटा रखना होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में थीटा दिया है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना बच्चों 5 है, 5 है, हाइपोटेनस 13 है, साइन हो गया, ठीक है। अब तुरंत इसी समय तुरंत कर लो, कोसेक भी कर लो, कोसेक थीटा। तो साइन का इन्वर्स क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसी को उल्टा कर दो और इसी को उल्टा कर दो, 13/5, ठीक ना। या तो फार्मूले से कर लो या तो इसी से कर लो, देख सकते हो यहाँ पे P/H, H/P, साइन का उल्टा कोसेक, साइन हो गया कोसेक हो गया। अच्छा क्वेश्चन में सेक दिया है तो कॉस सिंपल है लाना, क्यों, क्योंकि सेक का इन्वर्स क्या होता है, कॉस। तो सेक दिया 13/12 तो कॉस हो जाएगा 12/13। और अगर रॉन्ग लग रहा है तो आप यहाँ चेक कर सकते हो कॉस का, B/हाइपोटेनस, बेस/हाइपोटेनस, बेस क्या है 12 है, हाइपोटेनस कितना है 13, देखो 12/13 आ गया ना, 12/13 आ गया, कॉस हो गया। टेन कर लेते हैं, टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो 5/13 हो गया, परपेंडिकुलर अपान बेस हो गया, है ना, टेन हो गया। अब अगेन हमें लास्ट बचा है कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, टेन का आ गया उसी का उल्टा कर लो, 13/5। क्लियर है। तो इस तरीके से सारे वैल्यू आ गए और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में तो ये 2 नंबर का आ जाएगा, क्योंकि इसमें सारे रेशियोज आपको लाने हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, अगर आपको कोई एक रेशियो दिया है, एक पूछ रहा है, तो इसका मतलब 1 नंबर का आएगा। थोड़ा सा बड़ा होगा जाहिर सी बात है, तो उसमें हम लोग स्टेप को बढ़ाएंगे तो आपको नंबर मिलेगा ही, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये था 5। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज करके अपना अच्छे से इसको नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए। क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो 6 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्वेश्चन में जो 6 है ना, आपका जो इसी चैप्टर का जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 जैसा एकदम, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर जो 2 है मैं उसको एक्सप्लेन किया हूँ अच्छे तरीके से, एकदम सेम एग्जाम्पल नंबर 2 जैसा है।
और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों का एग्जाम्पल भी फिर से एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे। एक मेथड मेरा थोड़ा डिटेल रहेगा और एक शार्ट मेथड रहेगा, ठीक है ना। और आपको जैसा रहेगा एग्ज़ाम में, अगर वो 1 मार्क्स का रहेगा तो आप शार्ट वाला मेथड यूज़ करिएगा, अगर मान लीजिए कि 2 मार्क्स या एबव मार्क्स का रहेगा तो आप डिटेल वाला यूज़ करिएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लियर है। हम लोग को क्या बोलना है पहले समझ लीजिए। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी, 2 एंगल दिए गए हैं, आर एक्यूट एंगल्स, वो कैसे एंगल? एक्यूट एंगल्स हैं और इस तरीके के हैं कि सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो हमें दिखाना सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा, कैसे स्टार्ट करना, क्या करना है, तो 2 मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले मेथड में हम 2 फिगर बनाएंगे और जो दूसरा मेथड हमारा रहेगा वो सिंगल फिगर से ही काम चल जाएगा। तो हम 2 फिगर यहाँ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। 2 फिगर राइट ट्राइंगल हम लोग ड्रा करेंगे और दोनों फिगर में ध्यान देना है कि एंगल ए इक्वल एंगल बी, तो एक में हम ए को यूज़ कर लेते हैं और दूसरे में बी को। ये नहीं कि दोनों में ए बी को ही यूज़ कर लेंगे, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल और 2 फिगर बना रहे हैं, तो इसलिए इसका मतलब है कि आपको अलग अलग फिगर बनाना है। लेकिन जब सेकंड मेथड बताऊंगा सॉल्व करने का तो उसमें एक ही फिगर से हमारा काम चल जाएगा। इट मीन्स कि इसमें ए और बी दोनों एक ही फिगर में रहेगा। जब एक ही फिगर रहेगा तो दोनों पॉइंट ए और बी एक ही फिगर में रहेंगे, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी की बात की जा रही है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कुछ भी, पी क्यू आर, मान लीजिए ये बी है, ये सी है और ये डी आ गया, ये 90 डिग्री सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड मतलब हो जाएगा स्टेप, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। ठीक, कोई दिक्कत? तो लेट 2 ट्राइंगल्स, 2 राइट ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स, एक है ए पी क्यू एंड दूसरा क्या है, बी सी डी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? वेयर, थोड़ा सा लिख देना होगा, वेयर कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इस फिगर को बनाया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं ये जो दोनों इक्वल दिया गया इसी का वैल्यू लाता हूँ कि कॉस ए इज इक्वल टू होगा क्या। अब बताओ इस फिगर में कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थीटा है। अब जब ये थीटा है तो कॉस क्या हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है कि सिंपल सा होगा, ए पी हो जाएगा, ए पी अपान ए क्यू होगा ना, ए पी अपान ए क्यू, बेस अपान हाइपोटेनस, यही होता है, यही पढ़े आप लोग। कॉस थीटा इज इक्वल टू एंड कॉस बी दूसरे फिगर में क्या हो जाएगा, सेम वही चीज़, बी सी अपान बी डी हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम। अब बच्चों ये बोल रहा है, ये चीज़ें बोली जा रही है ना, तो लिखोगे सिंस क्या बोला जा रहा है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस ए का वैल्यू क्या है और कॉस बी का वैल्यू क्या है, तो दोनों को पुटअप कर लो। कॉस ए इज इक्वल टू ए पी अपान ए क्यू मिला था, और कॉस बी इज इक्वल टू मिला था बच्चों आपको बी सी अपान बी डी। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया। अब हम मान लेते हैं ए इज इक्वल टू के हो, कोई के आ गया, के मतलब समझ रहे हो, ये जो ए पी अपान ए क्यू है ये कोई वैल्यू होगा ना भाई, ए पी और ए क्यू कोई वैल्यू होगा, हाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और बी सी अपन बी डी दूसरे फिगर में भी कोई वैल्यू होगा, इसका कुछ मेजरमेंट होगा ना, इसका कुछ वैल्यू होगा ना। तो मान लेते हैं कि इसको इसमें जब डिवाइड करेंगे, मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा, मान लीजिए वो रेशियो के होगा, सपोज करो के है, क्या है रेशियो, के, लेट है, मान लेते हैं ये लेट कर लिए हम लोग। ठीक, इतना समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हम लोग को करना क्या है, हम लोग को करना है, देखो कि आप याद रखिएगा, जब हम एग्जाम्पल बताए थे वहाँ पे भी बताए थे और यहाँ पे भी फिर से याद दिला दे रहा हूँ कि देखो इस ट्राइंगल में 2 साइड यूज़ हो चुका है, एक हो गया है ए पी और दूसरा हो गया है ए क्यू, और इसमें ए भी साइड यूज़ हो गया, बच क्या रहा है, ये वाली साइड, ये दोनों साइड बच रही है। तो हम क्या करने वाले हैं, आप लोगों के सामने कुछ यहाँ पे काम करने वाले हैं, ठीक ना। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ना, इसको के मत लेट करो, क्योंकि के लेट करोगे तो मामला थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ।
इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करें। क्यों करना अभी इसको बता दे रहा हूँ। इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ, ये BC है, इसको इधर ट्रांसपोज कर दूंगा और इसको इधर ट्रांसपोज कैसे करना भाई, इसका तरीका होता है प्रॉपर, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसके साथ हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ वाले को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देंगे और इसको ऐसे कर देंगे तो आ जाएगा। डिटेल में कर लो, डिटेल में कर दूँ, देखो यहाँ पे डिटेल में कर दे रहा हूँ। AP मल्टीप्लाई इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल का रिलेशन तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। BD इज इक्वल टू, है ना, BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP अपन BD इज इक्वल टू BC AQ मल्टीप्लाई BC। अब मैं क्या बोल रहा था कि इस BC को इस साइड ट्रांसपोज कर दो और BD को उस साइड करो, तो इस साइड मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर के डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, वही चीज़ मैं डायरेक्ट कर रहा था। ये ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा, ये चला जाएगा उधर, ठीक हो जाएगा, कर लो ना। BC नीचे आ जाएगा AP अपन BC और ये AQ उधर चला जाएगा, मतलब AQ पहले से है और ये BD जाएगा तो इसके नीचे हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वो चैप्टर 6 जो आप लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर 6 में ट्रायंगल पढ़े हैं, ट्रायंगल में सिमिलरिटी पढ़े हैं। सिमिलरिटी में ये कहा जाता है कि अगर ये कोई साइड है ना किसी ट्रायंगल की, तो उसके सामने वाला जो रेशियो होगा उसका जो ऊपर वाला वैल्यू होगा, यानी ऊपर वाले जो साइड होगी उसके ठीक करस्पॉन्डिंग होगी। मतलब अगर ये परपेंडिकुलर है किसी ट्रायंगल का, AP किसी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, तो इसमें भी ऊपर वैल्यू परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देख लो AP क्या है, AP अपन BC, AP क्या है इस ट्रायंगल का, बेस है, और AQ क्या है इस ट्रायंगल का, AQ क्या है इस ट्रायंगल का, है ना, AQ क्या चीज़ है यहाँ पे, देख रहे हैं आप लोग, हाइपोटेनस है। और ये क्या है, BC है, ये BC हो गया, और ये क्या हो गया BD, और ये BD हो गया। तो पहले का फर्स्ट का पर अगर ये AP क्या है, बेस है, तो दूसरे में क्या है BC अपान BC, दूसरे का बेस है कि नहीं, पहले का बेस अपान दूसरे का बेस, है ना। AP क्या है, बेस है, और दूसरे ट्रायंगल का BC क्या है, AB बेस है, तो पहले का बेस अपान दूसरे का बेस। लेकिन इसमें नहीं था, देखो पहले का बेस अपान AQ क्या है, पहले का हाइपोटेनस, ये चीज़ प्रॉब्लम हो गया था। पहले का बेस अपान दूसरे का बेस होना चाहिए, लेकिन इसके पहले वाली स्टेप में क्या था, पहले का बेस अपान पहले ट्रायंगल का हाइपोटेनस, पहले का बेस अपान पहले का हाइपोटेनस, ये गलत है। पहले का बेस अपान दूसरे का बेस, ये होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए AP अपान BC मैंने ट्रांसपोज मुझे करना हुआ। अब इसको मान लेना K है, ये लेट कर लेना, लेट K, ठीक ना, समझ रहे हो। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है, अब देखो ये वाली साइड छूट रही है, इसी को हम लोग लाएंगे 9, ठीक है। तो हम लोग जो वैल्यू छूट रहा है उसी को लेते हैं। क्या छूट रहा है हम लोग का, BC छूट, यहाँ पे वैल्यू छूट रहा है, ये PQ छूट रहा है, तो हम लोग PQ लाते हैं। PQ इज इक्वल टू हो गया क्या, 60 में कर दे रहा हूँ। PQ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे और ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा फट से। इस स्टेप को आप थोड़ा समझिएगा। अरे भाई सिंपल सी चीज़ है, ये आपका फिगर है। AQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज जाएगा ना उस साइड, तो देखो वही मैं कर दिया हूँ, माइनस हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड जो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, ये दूसरे वाले का CD वाले का क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पे CD का क्या हो जाएगा, तो BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा, BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इतना समझ में आ गया ना। अब फिर क्या करते हैं हम लोग, नाउ दिस सिंप्लाइज दैट, इसको इसमें डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि PQ और CD का रेशियो लाते हैं। अब बात को समझने का कोशिश करिए, कोशिश क्या करिए कि हमने देखो यहाँ पे रेशियो लाया था AP अपन BC, पहले का बेस अपन दूसरे का बेस, पहले का हाइपोटेनस अपन दूसरे का हाइपोटेनस। यहाँ देख लो AQ अपन BD, छूट क्या रहा है PQ
और सी डी। तो पहले का परपेंडिकुलर अपान दूसरे का परपेंडिकुलर कैसे आएगा, कैसे आएगा? जब हम लोग पी क्यू में सी डी से डिवाइड करेंगे तभी ना आएगा। जब हम लोग इस पी क्यू में सी डी से डिवाइड करेंगे तो तब भी ना इसका रेशियो आएगा। तो अभी तक दो साइड्स के रेशियो आए थे, तीसरा छूटा था, तो तीसरा का रेशियो कैसे आएगा? जब हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे तब ना आएगा। तो हम लोग पी क्यू अपान सी डी लाते हैं। मतलब हो गया, ये हो जाएगा ऊपर ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, और अपान ये क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ये भी रूट के अंदर हो गया। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। ये जो ए क्यू है ना, इसको हटाना है, इस बी डी और बी सी को छोड़ देना है ऐसे ही, और ऊपर भी न्यूमरेटर में भी एकदम सेम ऐसा ही वैल्यू लाना है ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए, ठीक ना। तो देखो आराम से आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो यहाँ पे ये जो मैंने लेट किया था के ना, यहीं पे काम करते हैं। यहाँ पे देखो ए पी अपान बी सी इक्वल टू ए क्यू अपान बी डी इज इक्वल टू के, यानी ये जो के है ना, ये इसका भी वैल्यू है और इस रेशियो का भी वैल्यू है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए पी अपान बी सी इक्वल टू के, क्लियर। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, ए क्यू अपान बी डी इज इक्वल टू के। ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसका भी वैल्यू के है और इसका भी वैल्यू के है। अब आप बताओ कि ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहाँ पे ए क्यू है, ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा के बी डी, होगा कि नहीं होगा? तो इस ए क्यू के प्लेस पे अगर हम लोग क्या पुटअप करेंगे, बोलिए। ए क्यू के प्लेस पे हम लोग ए क्यू के प्लेस पे के बी डी कर सकते हैं कि नहीं? के बी डी हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए पी। अब ए पी को भी देख लो, ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इससे, इस वाले रेशियो से ए पी का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा ए पी हो जाएगा, और के का मल्टीप्लाई बी सी में करेंगे तो क्या हो जाएगा? के बी सी। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट लग गया, और नीचे ये जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। क्या है ये? बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। कोई डाउट बच्चों? नहीं, इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो मामला फिर फिट है, क्लियर है। तो आगे अब हम लोग करेंगे, यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। देखो इसका ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बी डी स्क्वायर, ठीक है। के स्क्वायर बी डी स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर बी सी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो है नहीं? अब देखो बच्चों यहाँ पे ये चीज़ें हैं, इसको ऐसे ही एज इट इज़ राइट कर लेंगे, नीचे वाले को, डेनोमीटर को, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं ना है? इतना तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं हम लोग कि थोड़ा सा स्टेप और बढ़ा लेंगे, है ना, ठीक है। घबराइएगा मत। तो क्या मिला था बच्चों आप लोगों को? आप लोगों को मिला था, मैं थोड़ा सा इसे फोल्ड करके दिखा दूं, ये मिला था, ये चीज़ें मिली थी। इसमें से के स्क्वायर ऊपर वाले में से कॉमन कर लो, तो कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? के स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो बचेगा बी डी स्क्वायर, बच रहा है ना आप पे? क्या देखो, देख लो, बी डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी सी, तो बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ये रूट के अंदर ही है, रूट के अंदर ही कॉमन कर रहा हूँ, और नीचे का एज इट इज़ ऐसे ही रहने दीजिए, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ये रूट के बाहर है, जब ये रूट के बाहर है तो इसका स्क्वायर रूट हो सकता है ना। ये रूल पढ़ाया गया है, स्क्वायर रूट आप लोग करना सीखे हैं। ये रूट के, ये जो है ब्रैकेट के बाहर है, के स्क्वायर जो है ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा। लेकिन जो बाकी वैल्यूज़ हैं ये अंदर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ माइनस हो रहा है। अगर ये माइनस नहीं रहता, इतना पार्ट नहीं रहता, तो ये बी डी भी बाहर आ जाता और बी डी हो जाता है। बी डी स्क्वायर क्या हो जाता है? बी डी। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना समझ में आ रहा?
और बचा क्या आपका नीचे का एज इट इज़ बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपका केवल के बचा, और इस साइड क्या बचा था, यहाँ पे क्या बचा था, ये किसका वैल्यू है, ये जो कैंसिल हुआ है किसका वैल्यू, पी क्यू अपान सी डी का वैल्यू है। तो किसका रेशियो आ गया, पी क्यू अपान सी डी, पी क्यू अपान सी डी। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये इसका वैल्यू भी इस रेशियो का भी वैल्यू किया गया। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। और इसके पहले वाला जो था जो के हम लोग लेट किए थे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी वैल्यू के आ गया, वहाँ पे भी रेशियो के आ गया, इन दोनों का भी रेशियो के है, उसका भी रेशियो के है। इट मीन्स सीधा सा फिगर फिर से मैं नेक्स्ट साइड बना दे रहा हूँ, ए पी क्यू है और बी सी डी है ना। फिगर बना देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। ए पी क्यू और बी सी डी। तो बच्चों ये जो था अभी तक रेशियो ए पी अपान है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या था, ए पी अपान पहले का बेस अपान दूसरे का बेस। देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो ये रहेगा इज इक्वल टू पहले का हाइपोटेनस ए क्यू अपान दूसरे का हाइपोटेनस बी डी, और ये जो तीसरा मिला है आपको, तीसरा जो मिला है इसका भी वैल्यू के है, उसका पहले इक्वेशन का भी वैल्यू के है ना। कहते हैं ना राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू अपान सी डी। यानी इस स्टेप को देख के ये लग रहा है कि अभी तक बेस और हाइपोटेनस तो आपस में करस्पॉन्डिंग के रेशियो इक्वल थे, पहले का बेस अपान दूसरे का बेस का जो रेशियो था इसके इक्वल था। अब जो इसका परपेंडिकुलर का रेशियो वो भी इक्वल आ गया। तो आपको ये चीज़ें याद आ रही हैं ट्राइंगल वाले चैप्टर से कि किसी दो ट्राइंगल में अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़, ये देखो रेशियोज़ आए, रेशियोज़ अगर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। क्या होते हैं, फिगर दोनों सिमिलर होते हैं, सिमिलरिटी का रूल आता है। और जब सिमिलरिटी का आता है सो दिस इम्प्लाइज दैट है ना, इस पूरे रेशियो को ये देख करके कह सकते हैं हम लोग कि ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल, ए सिमिलर का सिंबल है, ट्राइंगल बी सी डी है ना, ट्रिपल एस सिमिलरिटी। कौन सी सिमिलरिटी बच्चों, हाँ बाई ट्रिपल एस, एस 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 सिमिलरिटी। ठीक है ना, ये सिमिलरिटी था, कौन सी सिमिलरिटी थी, ट्रिपल एस। तो जब ट्रिपल एस सिमिलरिटी से ये दोनों फिगर सिमिलर हो गए तो इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी तो सिमिलर होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा कि नहीं होगा, हाँ देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। बच्चों यही चीज़ आपको प्रूफ करना था, यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये रहा आपका पहला मेथड है ना। अब दूसरा मेथड हम यहाँ पे सिंपल कर देते हैं, सेकंड मेथड यही कॉर्नर में है ना, सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड क्या आपका है, सेकंड मेथड है, कह रहा कि एक ट्रायंगल नहीं है क्वेश्चन में, चूंकि एक ट्रायंगल नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि ए और ये मान लेते हैं एक्यूट एंगल है बी, क्लियर है ना, और ये मान लेते हैं सी है, क्लियर, इतना समझ में आ गया बच्चों। तो अब बोल रहा है कि ये जो एंगल ए है और एंगल बी है ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, है ना। ये बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी, सॉरी ये एक्यूट एंगल नॉट इक्वल हैं, ठीक है ना। ये बोल रहे हैं कि एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल, और इस तरीके से एक्यूट एंगल है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब कॉस ए और कॉस बी क्या होता है, तो कॉस ए हो जाएगा, जब हम इसको एक्यूट एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस। तो कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, यानी ए सी अपान ए बी इक्वल टू कॉस। अब बी को ले लेंगे, अगर बी को एक्यूट एंगल ले लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी अपान ए बी। ए बी से भी कैंसिल हो गया
तो बचा AC इज इक्वल टू BC, है ना। ये देखो दोनों साइड इक्वल हो गया। अब जब साइड इक्वल हो गया तो दिस इम्प्लाइज दैट कि आप लोग पढ़े हो क्लास 9th में एक थ्योरम कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, है ना, साइड इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होता है। ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट जो, है ना, इसके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी तो इक्वल होते हैं। सो एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्लियर। तो इस तरीके से ही आ गया, ठीक है ना। लिख सकते हैं कि क्या चीज़ हैं ये दोनों, एंगल A इक्वल टू एंगल B के अपोजिट एंगल्स हैं, किसके अपोजिट एंगल्स हैं, किसके इक्वल साइड्स के। क्लियर है। तो इस तरीके से ये छोटा सा है रूल, छोटा सा रूल है, सिस्टमेटिक तरीके से आप समझ लेंगे। तो बच्चों ये आपका क्या था क्वेश्चन नंबर 6। और थोड़ा सा ये जो डिटेल वाला मेथड था तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं आइडिया बताया हूँ उस आइडिया से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, आपको इन दोनों साइड्स के रेशियोज मालूम है। ये जो तीसरा इसी को हम लोग लाना था, इसको हम लोग लाए। क्लियर है। पाइथागोरस अप्लाई करके, रेशियो को अप्लाई करके हम लोग ला दिए, ठीक ना। अगर प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।